हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर, जिसमें हम लोग ने वाटर के बारे में पढ़ा था और आइस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। वाटर का फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ था। अब हम देखेंगे वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज कि वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है बेटा, तो आज का जो हेडिंग होगा तो क्या होगा वो आज का हेडिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, तो आज की जो हेडिंग पड़ेगा क्या होगा बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, यानी ये कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, तो वाटर के जितने भी केमिकल रिएक्शन है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आप जानते हो कि वाटर क्या होता है, एसिड की तरफ बिहेव करता है और बेस की तरफ भी बिहेव करता है, यानी कि ये एम्फोटेरिक नेचर शो करता है। वह केमिकल सब्सटेंस जो एसिड एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड। यानी वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर क्या है, लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एच आयन को डोनेट करता है। तो एच आयन को डोनेट करता है तो एक्ट एज ए एसिड, एच आयन को एक्सेप्ट भी करता है तो एक्ट एज ए बेस। ठीक है, यानी लॉरी कंसेप्ट जो था एसिड बेस का, तो उन्होंने बताया था कि जो एच आयन डोनर होते हैं एसिड होते हैं और जो एच आयन एक्सेप्टर होते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन आयन का डोनर एक्ट एज ए एसिड और हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टर एक्ट एज ए बेस। तो वाटर की अगर बात करोगे तो वाटर एक्ट एज ए एम्फोटेरिक इन नेचर, यानी वाटर जो होता है वो एसिड की तरफ H को डोनेट कर सकता है, H प्लस आयन को, और H प्लस आयन को OH माइनस उसका कॉन्जुगेट जो बेस है वो ले भी सकता है। ठीक है, तो उसी को लिखेंगे एम्फोटेरिक नेचर। यानी वाटर का जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है तो दैट इज द एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या हुआ बेटा, एम्फोटेरिक नेचर का मतलब वाटर हैज एबिलिटी टू एक्ट एज एन एसिड। तो यहां पे लिख सकते हो वाटर हैज एन एबिलिटी टू एक्ट एज an acid as well as base। एसिड की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। एंड इट बिहेव एज ए एम्फोटेरिक सब्सटेंस, इट बिहेव एज ए एम्फोटेरिक सबस्टेंस। ये एम्फोटेरिक सबस्टेंस की तरफ क्या करता है बेटा, बिहेव करता है। यानी अगर लॉरी कॉन्सेप्ट की बात करोगे, लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की, ठीक है, यानी कि LOWERY लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, ये साइंटिस्ट है लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस की बात करोगे तो जो H आयन के डोनर होते हैं, H आयन डोनर जो होते हैं दैट इज द एसिड, इसको बोलते हैं एसिड, और H आयन जो एक्सेप्टर होते हैं एक्ट एज ए बेस। H आयन डोनर क्या होते हैं बेटा, एसिड होते हैं, और एक आयन एक्सेप्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, बेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। लॉरी साइंटिस्ट का नाम है, एक अर्हेनियस कंसेप्ट है जो बोलता है H आयन डोनर और OH आयन डोनर, H आयन डोनर को एसिड और OH आयन डोनर को बेस। उसी तरह ये क्या है, लॉरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट आया, उन्होंने बताया कि H आयन डोनर एक्ट एज ए एसिड और H आयन एक्सेप्टर एक्ट एज ए बेस।
तीसरा कंसेप्ट लेविस एसिड का आया, ठीक है। लेविस एसिड यानी लोन पेयर एक्सेप्टर एक्ट एज ए एसिड और लोन पेयर डोनर एक्ट एज ए बेस। तीसरा लक्स प्लॉट कंसेप्ट आया, ठीक है। तो बहुत सारा एसिड बेस का डिफिनीशन है, केवल आपको एक ही डिफिनीशन नहीं याद करना है, क्या कि H आयन डोनर एसिड और OH आयन डोनर बेस, ठीक है। तो ये लॉरिक और ब्रॉन्स्टन के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वाटर एक्ट एज ए एसिड एज वेल एज एक्ट एज ए बेस, यानी ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस की तरह भी रिएक्ट करेगा। तो वह सबस्टेंस जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी दोनों बिहेवियर शो करते हैं, उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक सबस्टेंस। तो वाटर इज द एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है बेटा। अगर हम बात करें वाटर का एक्ट एज एन एसिड, यदि एक्ट एज एन एसिड की बात करोगे, एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। एक्ट एज एन एसिड की अगर बात करो यानी कि H आयन को डोनेट करेगा, और एक्ट एज एसिड आयन की तरह बात करोगे तो ये मान लो वाटर है और इसका हम रिएक्शन करा दिए किससे, अमोनिया से, बेस है, ठीक है। तो बेस यानी H क्या देगा, ये अगर H की बात करोगे तो ये H प्लस एंड OH माइनस, ठीक। ये H आयन इसको डोनेट करेगा और जब H आयन डोनेट करेगा तो यहाँ पे क्या बच गया, OH पे माइनस प्लस NH4 पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये एक्ट एज ए एसिड, ठीक है, यानी कि ये क्या हुआ, H आयन डोनेटर यानी एसिड हो गया और ये क्या हो गया, बेस हो गया। ये एसिड हुआ तो इसका ये कॉन्जुगेट बेस हुआ और इसका ये कॉन्जुगेट एसिड हुआ कि नहीं बेटा। यानी एसिड बेस का कंसेप्ट यही तो है, H आयन डोनर कर रहा है तो वाटर एक्ट एज एन यहाँ पे एसिड की तरह काम कर रहा है। उसी तरह अगर वाटर की बात करोगे, एक्ट एज एन बेस, एक्ट एज एन बेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, एक्ट एज ए बेस, एक्ट एज ए बेस की तरह अगर बात करोगे तो इस वाटर का अगर रिएक्शन हम कराते हैं किससे, H2S से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, H2S से, ठीक है बेटा। H2S से अगर रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, वाटर, ये H2SO4 H2S है यानी ये H प्लस और SH माइनस में ब्रेक होता है, ठीक है। यानी कि वाटर एक्ट एज एन एसिड, एक्ट एज एन ए बेस, यानी H को लेगा तो H इसका लेगा, ठीक है। तो H को लेगा तो क्या बना देगा बेटा, H3O प्लस प्लस HS माइनस या SH माइनस, ठीक है। तो ये क्या बनाया, ये एक्ट एज एन ए बेस की तरह काम किया, ये H को खींच रहा है तो एक्ट एज एन ए बेस। यहां पे क्या H को डोनेट कर रहा था तो एक्ट एज एन ए एसिड। उसी तरह अगर बात करोगे नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करा दो, ये H2O का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करा दो तो ये H को लेगा, नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, H2O है, वीक एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड की तरफ बिहेव करेगा, यानी ये H को क्या करेगा, ले लेगा यहाँ पे H3O प्लस प्लस NO3 पे माइनस। तो इस तरह से देख रहे हो यहाँ पे वाटर एक्ट एज एन एसिड और यहाँ पे एक्ट एज एन बेस, यहाँ H को खींच रहा है यानी H आयन एक्सेप्टर क्या होते हैं, बेस की होते हैं, और H आयन डोनर एसिड होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टन कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है बेटा। तो ये था क्या है, वाटर का एसिड बेस या एम्फोटेरिक नेचर। अब वाटर की अगर बात करोगे तो वाटर हैव सेल्फ आयोनाइजेशन टेंडेंसी, वाटर क्या है, सेल्फ आयोनाइज होता है, जिसको ऑटो प्रोटोलाइसिस बोलते हैं, ऑटो प्रोटोलाइसिस, ठीक है। माने खुद को तोड़ना, यानी खुद को एसिड बेस की तरह काम करना। यदि मान लो यहाँ पे डालोगे सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ H2O या ऑटो प्रोटोलाइसिस, इसी को बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस,
ठीक है, ऑटो मतलब खुद का, प्रोटो लाइसिस, ठीक है। अब देखो यहां पे ये वाटर लिक्विड फॉर्म में है, एक दूसरा वाटर है लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। ये ऑटो प्रोटोलिसिस होंगे, यानी एक जो करेगा क्या एसिड की तरह और एक जो बिहेव करेगा बेस की तरह। तो जो एसिड की तरह बिहेव करेगा वो H आयन डोनेट करेगा और जो बेस की तरह बिहेव करेगा वो H आयन एक्सेप्ट करेगा। तो यदि बात करोगे यहां पे तो ये अगर H3O प्लस OH माइनस ये कंसेप्ट बना तो ये एसिड 1 हुआ, ये बेस हुआ, ये एसिड हुआ, ये बेस हुआ, ठीक है बेटा। एसिड 1 बेस 1, ये क्या हुआ कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज द कॉन्जुगेट एसिड, तो इसको लिखा है एसिड 2 और ये बेस 2, ठीक है। यानी कि ये अगर बात करोगे तो अब क्या करेगा, ये एसिड 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये अब H आयन डोनेट करेगा। अगर ये H आयन इसको दे देगा तो फिर से इसी रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा। यानी ये इस एसिड का जो ये है एसिड 2, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट एसिड है, यानी इसकी अगर बात करोगे तो ये क्या है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। और ये क्या है बेटा OH आयनस कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो दिस इज द ऑटो प्रोटोलिसिस या सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इस केस में देखो तो ये H ले रहा है, ठीक है, ये H ले रहा है किससे, इससे, तो एक्ट एज एन एसिड, H आयन एक्सेप्टर एसिड। और अगर बात करो तो ये इसका क्या है कॉन्जुगेट एसिड है, इस एसिड का कॉन्जुगेट एसिड क्या है ये है। उसी तरह अगर बात करोगे ये बेस की तरह काम कर रहा है, यानी ये बेस की तरह काम कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है H आयन डोनेट कर रहा है इसको, तो एक्ट एज ए बेस, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एसिड बेस का कंसेप्ट हम देखते हैं किसमें, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट देखेंगे इसका रिएक्शन जो है वो क्या है रिडॉक्स रिएक्शन। ये है एम्फोटेरिक नेचर। सेकेंड रिएक्शन की अगर बात करोगे सेकेंड रिएक्शन की बात करोगे तो वो है रिडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्विंग वाटर, ठीक है बेटा। तो रिडक्स रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पे देखोगे तो यानी कि वाटर की अगर बात करोगे वाटर इजिली रिड्यूस होता है, वाटर इजिली रिड्यूस टू, वाटर इजिली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन with electropositive metal, ठीक है। वाटर इजिली रिड्यूस टू डाइहाइड्रोजन विथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, ठीक है। यानी कि ये क्या होगा डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा वाटर, किससे, जब ये रिएक्ट करेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की अगर बात करोगे। यानी कि अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मान लो यहाँ पे ये H2O है, इसका रिएक्शन हमने करा है सोडियम से, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है सोडियम। अब इस सोडियम का रिएक्शन अगर हम H2O से कराते हैं, ठीक है बेटा, 2Na लेगा तो क्या बना देगा 2NaOH बनाएगा और H2 गैस रिलीज होगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NaOH प्लस क्या होगा
H2 गैस। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सोडियम, इसका रिएक्शन इससे करा है 2NaOH प्लस H2 गैस हमको मिला, यानी ये क्या मिल गया हमको, डाइहाइड्रोजन। दिस इज द डाइहाइड्रोजन। ठीक है, डाइहाइड्रोजन यानी ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। ठीक, NaOH प्लस अब यहां पे क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, यानी Na प्लस किस NaOH से बाइंड कर गया, अब ये Na वाटर से बाइंड किया रिडॉक्स रिएक्शन में, तो क्या बना, H2 गैस और NaOH बन गया। उसी तरह वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यहां पे अगर बात करोगे तो वाटर क्या है, वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। वाटर क्या कर रहा है, गुड सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डाइहाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर रहा है। तो वही हमने लिखा कि वाटर इज ए गुड सोर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, अगर हम बात करें वाटर जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, अगर वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस की बात करोगे तो वाटर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, यानी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यहां पे लिख सकते हो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2। ठीक है, वाटर इज ऑक्सीडाइज टू O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होता क्या है बेटा, तो जो बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे उनको तो इजी है, लेकिन जो जेई पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा क्या है, अलग भी नहीं है, आप पढ़े भी होंगे। फोटोसिंथेसिस होता क्या है कि प्लांट जो होते हैं वो अपने क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, और इसके लिए क्या क्या होता है, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, वाटर उसको किससे मिलता है बेटा, वाटर हमको उस प्लांट को वो मिट्टी से मिलता है। ठीक है, यानी अपने रूट से वाटर खींचते हैं। फिर क्या होता है, CO2 उसको एटमॉस्फेयर से मिलता है और सनलाइट मिलता है। ठीक है, तो वाटर, CO2 एंड सनलाइट, और ये कहाँ पे होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल में, वहां पे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस इज ए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यहां पर भी अगर बात करोगे तो यहां पे अगर इसका इक्वेशन की बात करोगे तो 6CO2 12H2O। ठीक है, 6CO2 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन होता है, 12H2O मॉलिक्यूल बनता का यूटिलाइजेशन होता है, तो क्या बनता है बेटा, ग्लूकोज बनेगा, यानी C6H12O6 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और 6O2, यानी H2O इज ऑक्सीडाइज इनटू O2। ठीक है, और इस तरह से देख रहे हो तो CO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसमें, ग्लूकोज में। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वाटर का ऑक्सीडेशन और CO2 का रिडक्शन, तो दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे वाटर क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। वाटर क्या रिडक्शन होने, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो O2 गैस निकलता है, और यही O2 गैस क्या करते हैं, हम अपने यूटिलाइज करते हैं, यानी हम सांस लेने में यूज करते हैं। तो दिस इज द ऑटो यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। इस पे क्या होता है, सनलाइट होता है। ठीक है, तो ये प्लांट को मिला अर्थ से, उसके रूट के थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ये मिला एटमॉस्फेयर से, सनलाइट है ही, ये बना है ग्लूकोज। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल निकला और O2 निकला, और इस O2 का हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपने रिस्पायरेशनरी प्रोसेस में। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, ये है इसका रिडॉक्स रिएक्शन, यानी वाटर भी क्या कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसी तरह अगर मान लो फ्लोराइड आयन है,
इसका रिएक्शन हम वाटर से कराते हैं, ठीक। तो ये H3O प्लस HF, ठीक है बेटा, प्लस फ्लोराइड आयन प्लस क्या निकलेगा O2, ठीक है, यानी O2 गैस निकल रहा है, यानी यहां भी देखो O2, यहां O2 आएगा किससे, 2H2O रहेगा तब। तो इस तरह से तुम देख, ये क्या है बेटा 2F2, ठीक है, यानी यहां पे बैलेंस करोगे तो 4F माइनस। तो यहां पे देखो H2O किस में, O2 में ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं क्या कि यहाँ पे वाटर का रिडॉक्स रिएक्शन है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन में भी वाटर इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट है एम्फोटेरिक नेचर, यानी एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करता है, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। दूसरा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन में, तो ये था। नेक्स्ट लिखेंगे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, जो थर्ड रिएक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। नेक्स्ट है, थर्ड की बात करोगे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब क्या होता है, यानी ब्रेक होगा। हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो वाटर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, आप पढ़ चुके हो। तो वाटर क्या करता है, बहुत सारे जो कंपोनेंट होता है उसको हाइड्रोलाइज करता है, ब्रेक करने के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है। यानी वाटर हैज टेंडेंसी टू डिसॉल्व मेनी कंपाउंड। तो यहां पे लिख सकते हो वाटर हैज टेंडेंसी टू dissolved many compounds, ठीक है, due to its high dielectric constant, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का कंसेप्ट में बताया था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, जब हम सॉल्वेंट पढ़ा रहे थे, तो यहाँ मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आप ये जानो कि वाटर के पास क्या है, डिसॉल्विंग पावर है। इवन जो हम अपने क्या करते हैं, जो हम फूड मटेरियल कंज्यूम करते हैं, तो क्या होता है, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च से ग्लूकोज में जाता है, तो ग्लूकोज भी वाटर में सॉल्युबल होता है। अगर वो सॉल्युबल नहीं होता तो क्या होगा, डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट ड्यू टू इट्स हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और गुड सॉल्वेंट होने के कारण इसके पास टेंडेंसी होता है किसी भी मोस्ट ऑफ द कंपाउंड को क्या करने का, डिसॉल्व करने का, ठीक है बेटा। तो यदि हम बात करें इस वाटर में, अगर P4O10 P4 फास्फोरस का ऑक्साइड है P4O10। इस P4O10 का अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है H3PO4, ठीक है बेटा। ये H3PO4 बनता है, यानी यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि P4O10 का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, तो दिस इज द फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड H3PO4। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करोगे फास्फोरिक एसिड का, तो फास्फोरस हो गया,
एक ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये OH, ये OH और ये OH, दिस इज द फास्फोरिक एसिड, ठीक है। फास्फोरिक एसिड है तो यहां पे क्या है, ये P4O10 का हाइड्रोलिसिस कराए तो फास्फोरिक एसिड बना, जिसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर बात करोगे सिलिका कार्बाइड यानी सिलिका क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराओगे, ठीक है, सिलिका क्लोराइड, ठीक है, का टेट्रा क्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराओगे तो सिलिका बनता है SiO2, ठीक है, SiO2 प्लस HCl निकलेगा। ये क्या है, SiO2 सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का रिएक्शन वाटर से कराओगे तो सिलिका बनता है, जिसको तुम सिलिका मतलब क्या, बालू, ठीक है, जो बालू होता वही है, उसी का ये फॉर्मूला है सिलिका SiO2, ठीक है बेटा। तो इसमें अगर बात करो तो ये 2, ये 4HCl, ये SiO2 बन गया। उसी तरह यानी क्या किया, इसको हाइड्रोलाइज किया, तो यानी कि हाइड्रोलिसिस यानी इसको डिसॉल्व कर दिया। उसी तरह अगर बात करोगे एजाइड का रिएक्शन कराते हैं वाटर से तो क्या बनता है, अमोनिया एंड NH3 एंड OH माइनस, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात करोगे तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो कर रहा है। वाटर एक्ट एज ए हाइड्रोलाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैड टेंडेंसी टू डिसॉल्व मेनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड को ये डिसॉल्व करता है, तो इसीलिए बोलते हैं क्या, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन भी शो करता है। नेक्स्ट लिखिएगा हाइड्रेट फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा दैट इज द हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, फोर्थ जो रिएक्शन है वो है हाइड्रेट फॉर्मेशन। ठीक है, हाइड्रेट फॉर्मेशन यानी कि वाटर किसी भी मेटल से बाइंड करे और हाइड्रेटेड हो जाए, यानी हाइड्रेट फॉर्मेशन। यानी कि अगर बात करो कॉपर सल्फेट 5H2O बनाता है, ठीक है, उसी तरह FeSO4 5H2O बनाता है, पेंटाहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है, तो यानी कि उस साल्ट के साथ क्या है, वाटर भी हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्मेशन। यानी कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बना दे जो कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, वहां वाटर एक्ट है जो लिगेंड की तरह काम करे तो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स होगा। तो उसी तरह बोल सकते हो मेनी साल्ट कैन बी क्रिस्टलाइज एज ए मेनी salt crystallize as a many salt crystallize as a hydrate salt. Many salt can be crystallized as hydrate salt. ठीक है, हाइड्रेट साल्ट की अगर बात करो कोऑर्डिनेटेड वाटर, तो यदि हम बात करें यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड वाटर की अगर कंसेप्ट की बात करोगे बेटा, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, एक मेटल होगा, ठीक है, आएगा जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो डिटेल पढ़ोगे। अभी कोऑर्डिनेटेड वाटर की ये जो लैंग्वेज लिखा है उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक मेटल है तो मेटल क्या हो सकता है, मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनता है, मेटल और लिगेंड। अब वहीं इसी वाटर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलेंगे। अमोनिया होगा जिसके पास लिगेंड किसको बोलते हैं, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या नेगेटिव चार्ज हो, एक्ट एज ए लिगेंड। जो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ा था क्या, जिसके पास लोन पेयर हो, न्यूक्लियोफाइल या बेस की तरह काम करेगा जिसके नेगेटिव चार्ज हो, उसी को अगर तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उसी को एक टर्म दिया गया है लिगेंड्स। यानी कि लिगेंड्स की अगर बात करोगे, लिगेंड ये होता है LGND, लिगेंड्स की बात करोगे तो इस कंडीशन में कोऑर्डिनेटेड वाटर
तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक लोन पेयर डोनेट करता है, यानी एक लोन पेयर डोनेट करता है और इसको हम इससे इस एरो से डिनोट करते हैं। तो करता क्या है कि अगर इस मेटल के साथ अगर कोई लिगेंड यानी जिसके पास लोन पेयर है वो क्या करे बेटा, बॉन्ड बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। तो यदि इस मेटल है और उस मेटल के साथ वाटर अगर कोऑर्डिनेट कर रहा है तो दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेटेड वाटर। यानी यहां पे लिगेंड का काम कौन कर रहा है, वाटर, OH2, इसका लोन पेयर डोनेट कर रहा है, OH2 ये डोनेट कर रहा है। उसी तरह यहाँ पे OH2 ये डोनेट करेगा, OH2 ये डोनेट करेगा, OH2, ठीक है, OH2। यानी अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, या तो 6 कोऑर्डिनेट बनता है या 4 कोऑर्डिनेटेड बनता है। मैक्सिमम कंपाउंड की बात करोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में तो 6 कोऑर्डिनेटेड या तो 4 कोऑर्डिनेटेड, वो डिपेंड करता है कि मेटल की टेंडेंसी क्या है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू यहां पे लिगेंड क्या कर रहा है, यानी ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है, लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इस कंसेप्ट में इसको बोलते हैं लिगेंड की तरह काम कर रहा है। और लोन पेयर डोनर क्या होते हैं बेटा, लोन पेयर डोनर क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो लिगेंड एक्ट एज ए बेस और मेटल आयन क्या कर रहा है, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, तो मेटल आयन एक्ट एज ए एसिड। वो वहां की बात है, हम आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे लिखा कोऑर्डिनेटेड वाटर। और कोऑर्डिनेटेड वाटर को अगर बात करोगे यानी कि यहां पे मेटल और वाटर के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे क्या, कोऑर्डिनेटेड वाटर। यानी अगर बात करोगे यहां पे तो मान लो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं क्रोमियम H2O का होल 6 3 + 3Cl-। तो दिस इज द कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। इस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या समझ रहे हो बेटा, क्रोमियम क्या है, क्रोमियम +3 चार्ज यानी D3 सिस्टम है, और D3 सिस्टम है तो यानी कि 6 क्या करेगा, वाटर को ऑक्युपाई करेगा। यानी अगर बात करोगे क्रोमियम की तो 3D6 3D3 है, इसका अगर बात करोगे तो 3D5 4S1 ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तो होता है 3D5 4S1। अब इसमें से 3 घटा दोगे तो 5 1 6 है, तो क्या हो जाएगा 3D, एक यहां से इलेक्ट्रॉन और एक ये, यानी कि ये क्या हो जाएगा 3D4। एक मिनट, ठीक। तो इतना डिटेल हम अभी यहाँ नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप कोऑर्डिनेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनता कैसे है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देख रहे हो कि ये क्या कर रहा है, यानी कि इस यहाँ मेटल की जगह क्या है, क्रोमियम है, इस क्रोमियम के साथ वाटर क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, यानी लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेटेड वाटर, ठीक है। सेकंड अगर बात करोगे इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर, इंटरस्टिशियल वाटर यानी कि जो मेटल है, मेटल के जो लैटिसेस हैं उसमें जो गैप है, अगर वहां पे वाटर जाकर ट्रैप कर जाए तो उसको बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल वाटर। जैसे वो आइस के केस में हमने देखा जो वैकेंट साइड था, यानी वहां पे कोई आयन क्या कर सकता है, ट्रैप हो सकता है। तो उसी तरह अगर मेटल के साथ भी वैकेंट साइड अगर क्रिएट हो रहा है और उसमें वाटर जाके ट्रैप हो जाए तो उस तरह के वाटर को बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। यानी अगर बात करोगे बेरियम क्लोराइड, ये ठीक है, यानी इस बेरियम क्लोराइड का जो लैटिस होगा उसमें वाटर मॉलिक्यूल उसके लैटिस के बीच में क्या होंगे, ट्रैप होंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल वाटर। उसी तरह अगर हम बात करें यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर,
हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर यानी कि वो क्या करे, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, जैसे कॉपर सल्फेट 5H2O। कॉपर सल्फेट अगर बात करोगे यहाँ पे कॉपर सल्फेट और 5H2O यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, इसको बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। तो उसमें अगर बात करोगे यहाँ पे तो इसका जो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है ये भी वाटर होगा, ठीक है, 4 वाटर होगा, ठीक। और ये SO4 और H2O, इस SO4 और H2O के बीच क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। SO4 और H2O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। यानी अगर बात करोगे यहाँ पे सल्फेट पे 2- यानी कॉपर सल्फेट 5H2O में कॉपर जो होता है 4 वाटर के साथ क्या है, कोऑर्डिनेटेड है, ठीक है, 4 वाटर के साथ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक। और एक सल्फेट जो है, सल्फर जो है वो क्या है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। इस कॉपर सल्फेट में 5H2O की बात करोगे तो कॉपर सल्फेट 5H2O में ये जो कॉपर जो है वो 4 वाटर से कोऑर्डिनेटेड है, यानी ये टेट्राहेड्रल वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है वो वहां की बात है। और एक जो सल्फर है वो इस वाटर के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में है, तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, ठीक है बेटा। तो इस तरह से अगर बात करोगे तो क्वेश्चन अगर है कि क्वेश्चन पूछता है क्या, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन कॉपर सल्फेट 5H2O, तो क्या होगा बेटा, ओनली 1, एक ही जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ये 5 देकर 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत टिक कर देना। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड इन कॉपर सल्फेट 5H2O, तो एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही गलत करने वाले भी हैं, यानी कि यहाँ पे गलत होने का चांस, 5 वाटर देखोगे तो 5 हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं टिक करोगे, एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग सल्फेट के साथ बनाता है, तो इसलिए यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट। नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट बाय वाटर। ये कौन सा नंबर होगा बेटा, 5th नंबर। डिकम्पोजिशन ऑफ साल्ट बाय वाटर। बहुत सारे साल्ट का क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। यानी वाटर क्या करेगा, साल्ट को डिकम्पोज करेगा। यानी अगर बात करोगे इट डिकम्पोज साल्ट लाइक वाटर डिकम्पोज salt like halide, ठीक है, halide, हाइड्राइड, नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड, कार्बाइड, ETC, ठीक है। यदि हैलाइड की बात करो, सिलिकॉन क्लोराइड का वाटर से अगर रिएक्शन कराते हो
तो सिलिका बनता है, अभी देखे थे हम लोगों ने, SiO2 प्लस 4HCl। उसी तरह कैल्शियम कार्बाइड की बात करोगे, कैल्शियम हाइड्राइड का वाटर से रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्राइड बनेगा, यानी CaOH2 प्लस क्या बनेगा बेटा, हाइड्राइड आयन। इसको क्या बोलते हैं, लाइम वाटर, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह अगर मैग्नीशियम नाइट्राइड की बात करोगे, Mg3N2, ठीक है, इसका रिएक्शन वाटर से कराओगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस नाइट्रिक एसिड बनेगा, अमोनिया बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे 3 Mg हो गया, 2 अमोनिया हो गया और 6 वाटर हो जाएगा। उसी तरह अगर आप कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन कराओगे वाटर से तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड फॉस्फीन बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन बनेगा। उसी तरह कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन कराओगे वाटर से तो क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिलीन, अगर याद हो तो तुमको C2H2 यानी एसिटिलीन का फॉर्मेशन होगा। तो ये है क्या, डिकम्पोजिशन, यानी साल्ट को भी क्या कर रहा है, डिकम्पोज कर रहा है। हैलाइड हो गया, हाइड्राइड साल्ट हो गया, नाइट्राइड हो गया, फॉस्फाइड हो गया और कार्बाइड साल्ट हो गया। यानी इन सब साल्ट को ये डिकम्पोज करता है कौन, वाटर। अब हम देखेंगे क्या, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। नेक्स्ट कंसेप्ट होगा हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर का। ये था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो ये वाटर खत्म हो गया। अब देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर किसको बोलते हैं। क्या हेडिंग आएगा बेटा, हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ठीक। तो यदि हम बात करें फर्स्ट हार्ड वाटर की, ठीक, हार्ड वाटर यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर उसको बोलते हैं जो सोप के साथ क्या हो, झाग नहीं देता, ठीक है। यानी सोप के साथ क्या है, वो लेदर या फोम झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है, उस तरह के वाटर को बोलते हैं हार्ड वाटर, ठीक है। और ये सोप का फॉर्मेशन ये यानी कि ये हार्ड वाटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस वाटर में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं, ठीक है, जिसके कारण हार्डनेस उस वाटर में गया है, वो क्या बनाते हैं, सोप के साथ, सोप में क्या होता है, सोडियम स्टीरेट होता है, उस सोडियम स्टीरेट के साथ रिएक्ट करके यानी सोडियम को रिप्लेस कर देते हैं और खुद को कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट का फॉर्मेशन करेंगे। और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टीरेट जो होते हैं वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाते हैं। तो जो सोप का जो टेंडेंसी था, जिसमें सोप में क्या था, सोडियम स्टीरेट था, वो खत्म हो गया। यानी कि उसकी सोप की जो एबिलिटी है उसी को क्या किए, खत्म कर दिए। और ख़त्म करके सोडियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम सोडियम को रिप्लेस कर दिए। और रिप्लेस करके क्या बनाएंगे, प्रिसिपिटेट बनाएंगे। और यही प्रिसिपिटेट क्या होता है हमारे लिए,
क्या बेनिफिट नहीं होगा, बिकॉज इंडस्ट्री में ये प्रिसिपिटेट हो जाए। इंडस्ट्री की अगर लॉन्ड्री जहाँ पे कपड़े धुला जाता है वहाँ पे भी अगर ये प्रिसिपिटेट फॉर्म में बैठ जाता है, यानी झाग नहीं देगा सोडियम, यानी वो जो हार्ड वाटर होगा वो क्या होगा, साबुन या सर्फ लगाओगे तो झाग नहीं देगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि वो प्रिसिपिटेट फॉर्म में चला जाता है, सोडियम को रिप्लेस करके। जो हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट हैं वो रिएक्ट करके उस कैल्शियम और मैग्नीशियम एस्टीरेट बना लेते हैं। ये इंडस्ट्री में जो बॉयलर होते हैं जहाँ पे बॉयलिंग किया जाता है वाटर को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो बॉयलर होता है वो इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, यानी बॉयलर के ऊपर क्या आ सकता है, देखोगे वाइट कवरेज हो जाएगा, तो उसकी जो बॉइलिंग इफिशियंसी होगा उसको घटा देंगे। यानी अगर हम देखें तो हार्ड वाटर जो होता है वो हमारे लिए क्या है, नॉट बेनिफिट, नॉट बेनिफिशियल, यानी हमारे लिए वो हानिकारक हैं, हमारी इफिशियंसी को घटाएंगे, हमारी वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब करेंगे। यानी हम लिख सकते हो वाटर विच डज नॉट गिव, तो हार्ड वाटर किसको बोलेंगे, वाटर which does not give leather or foam with soap easily, ठीक है, easily is known as हार्ड वाटर। लेदर मतलब झाग, साबुन के साथ झाग, और फोम का मतलब ही झाग ही होता है। तो वह वाटर विच डज नॉट गिव लेदर और फोम विथ सोप इजली इज नोन एज हार्ड वाटर। ठीक है बेटा, ऐसा क्यों होगा, क्यों नहीं देते हैं? तो हार्डनेस किसके कारण होता है, हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो साल्ट होते हैं उसके कारण होता है। ठीक है, तो अगर यहां भी बात करोगे तो हार्ड वाटर क्या करते हैं, तो हार्ड वाटर फॉर्म स्कम पीपीटी विथ सोप, तो यहां पे लिखोगे सोप कंटेन सोडियम स्टीरेट, सोडियम स्टीरेट सोप कंटेंट सोडियम स्टीरेट, इसका अगर बात करोगे तो C17H35COONA। ठीक है, ये क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है C17H35, 55 नहीं, सोडियम स्टीरेट। ठीक है, सोप कंटेन सोडियम स्टीरेट। ठीक है, हार्ड वाटर कंटेन रिएक्ट विथ सोडियम स्टीरेट to form scum, और इसी को बोलते हैं क्या, precipitate, and destroyed the soap contains sodium stearate, hard water react with sodium stearate to form scum or precipitate। ठीक है, हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सोडियम स्टीरेट टू फॉर्म स्कम और प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2C17H35COONA सोडियम स्टीरेट है। अगर ये बात मान लो कि हार्ड वाटर में क्या है, मेटल है, ठीक है, ये मेटल है, तो क्या बना देगा बेटा, यहाँ पे देखोगे
तो C17H35COO, ठीक है। ये M यानी कि ये 2 फॉर्म M+2 में है, सोडियम क्या है प्लस चार्ज है, तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। +2Na बाहर निकल जाएगा, 2Na प्लस। ये M क्या हो सकता है बेटा, M जो होता है वो कैल्शियम और ये मैग्नीशियम, ये हो सकता है। यही होता है क्या कि हार्ड वाटर में ये साल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट होते हैं। ये सोडियम स्टीरेट जो सोप है, इस सोडियम स्टीरेट में सोडियम के जो Na है उसको भी हटा रिप्लेस कर देते हैं। तो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है सोप की वो खत्म हो जाएगी, और जब खत्म हो जाएगी तो प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। इसका क्या देगा बेटा, ये प्रिसिपिटेट पीपीटी फॉर्म में आ जाएगा, और जब पीपीटी फॉर्म में आ जाएगा तो ये झाग नहीं देगा, और झाग नहीं देगा तो उसका जो सोप का जो फंक्शनिंग है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा बेटा, इसके कारण बहुत सारा हार्मफुल इफेक्ट है इसका। जैसे जो बॉयलर है वहां पे इसका यूज करोगे अगर हार्ड वाटर, तो बॉयलर के नीचे क्या होगा, उसके चारों तरफ उसके ये प्रिसिपिटेट जम जाएंगे, तो जम जाएंगे यानी उसके स्टील पे, बॉयलर के स्टील पे, तो क्या होगा उसकी इफिशियंसी घट जाएगी। वो ज़्यादा टेम्परेचर और यूज करोगे बॉयल करने के लिए, यानी धीरे धीरे उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करते जाएगा। तो ये हमारे लिए क्या है, इट इज अनसूटेबल फॉर लॉन्ड्री, it is unsuitable for laundry. It form it is harmful for boiler. It reduces the efficiency of बॉयलर। ये बॉयलर की एफिशिएंसी को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस कर देगा। तो हार्ड वाटर का यही कंसेप्ट है, यानी कि वह वाटर जो सोप के साथ इजीली झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, तो इसलिए होता है क्योंकि सोप में क्या होता है, सोडियम स्टीरेट होता है। उस सोडियम स्टीरेट को क्या करता है, उसकी प्रॉपर्टीज को ही डिस्ट्रॉय करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्कम विथ दिस हार्ड वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट। ठीक है बेटा, ये था हार्ड वाटर। अगर हम बात करें सॉफ्ट वाटर की, सेकंड जो है वो क्या है, सॉफ्ट वाटर। दूसरा क्या है बेटा, सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर ठीक है, वाटर विच गिव लेदर और फोम विथ सोप, वाटर विच गिव्स लेदर और foam with soap easily is known as soft water, is known as soft water। तो एग्जाम्पल की बात करोगे सॉफ्ट वाटर में, ये तो जो रेन वाटर होते हैं वो सॉफ्ट वाटर ही होते हैं। रेन वाटर हो गया, ठीक है, उसके बाद डिस्टिल वाटर हो गया,
डिस्टिल्ड वाटर हो गया एंड पॉल्यूशन फ्री रिवर वाटर हो गया, पॉल्यूशन फ्री रिवर वाटर हो गया। ये सब क्या होते हैं? सॉफ्ट वाटर होते हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर क्या होता है? झाग देता है, इजली देगा एंड लार्ज क्वांटिटी में। वाटर विच गिव लेदर और फोम विथ सॉफ्ट इजली एंड लार्ज क्वांटिटी, इजली एंड लार्ज क्वांटिटी इज नोन एज सॉफ्ट वाटर। अब हम देखेंगे कि हार्डनेस होता कैसे है। ये तो था सॉफ्ट वाटर की। हार्ड वाटर का मैंने बताया, तो हार्डनेस का रीजन क्या है, क्यों वाटर को हार्ड बोलते हैं और क्यों हम उसको सॉफ्ट बोलते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर।